हाँ भाई। सर हाँ बताइए। सर सेकंड क्वेश्चन में जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी। नहीं नहीं, उसने तो बस हमारे से पूछा था कि एम का आंसर बताओ, तो हमने एम का आंसर बता दिया। उसने कहा क्वेश्चन, असल में मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप अपना सैंपल पेपर खोल के ना क्वेश्चन देख लेना इसके अंदर उसने क्या पूछा है। ठीक है, एक बार आप सैंपल पेपर देख लेना इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। मैं पूरा क्वेश्चन उतार नहीं पाया, देख लेना फिर मैं भी देख लूंगा, बता देंगे। हाँ भाई सर m की नेक्स्ट। वैल्यू फाइंड करनी है। तो एम तो इसी तरह से आएगा, अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो एम का आंसर बताओ। ऐसे भी हो सकता है कि इसके दो इक्वल रूट्स को दोनों को हम अल्फा ले लें और उनका सम निकालें माइनस बी अपॉन ए, तो टू अल्फा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू माइनस के 6m और अपॉन कितना 5m, तो टू अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, और अल्फा हो गया 3/5। अब अगर इसका मैं प्रोडक्ट निकालूं अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा तो 0 है, तो भी यही रूट्स निकालें तो देखो अल्फा की वैल्यू तो 3/5 और दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो दोनों रूट्स तो 3/5 आते हैं। और अगर m का आंसर निकालें तो m का आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को, प्रोडक्ट तो फिर भी यही है 0 है क्योंकि c अपॉन ए, c की वैल्यू 0 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP is equal to 5 times the 5th term. Find the 12th term. 12th term क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करनी है। हाँ भाई, तो 7 टाइम्स द 7th टर्म, ऐसे तो लिखेंगे 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। अब A7 का फॉर्मूला होता है A+6D, और बच्चे ब्रैकेट लगाने की ना लगाने की वजह से अंदर मल्टीप्लाई गड़बड़ कर देते हैं, और ये हो गया A+4D। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 7A प्लस 42D, 5A प्लस 20D। ये देखिए 7 में से 5 गया 2A, और क्या बच गया माइनस के 22D। ए की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 11D। देखिए हमने इस रिलेशन से ए और डी में रिलेशन निकाल ली। अब बताइए वो आपसे कौन सा आंसर पूछ रहा है। A12 का फॉर्मूला क्या होता है, चलो ए की वैल्यू पुट कर दो, -11D प्लस 11D। बताओ क्या आंसर आ गया आपका, 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है 56 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सर पाई आर एल। बिल्कुल ठीक, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने इसको पाई आर एल के इक्वल रख दिया। ये देखिए अब 22/7 इंटू 56 इंटू L 12320, 7 8 जा
एल की वैल्यू आ गई 12320 अपॉन 22 इंटू 8। ये दोनों 11 से कट जाएंगे, 11 टू जा 11 वन जा 11 वन जा 11 टू जा, और फिर ये 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 0, और 8 7 जा 70 आ गया भाई। चेक करना जरा, कोई जल्दबाजी में मिस्टेक तो नहीं हो गई। स्लैंट हाइट हमारे पास 70 आ गई। अब क्या करें, स्लैंट हाइट भी आ गई और रेडियस भी मालूम है, और मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एच निकालना है। तो तनेजा साहब, एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 70 स्क्वायर, एच मालूम नहीं है, और रेडियस क्वेश्चन के अंदर है 56। 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, लो भाई, एक बार 70 में 56 प्लस, एक बार 70 में 56 माइनस, कैलकुलेशन को इजी कर दिया। अब देखते हैं कि क्या इजी होती है कि नहीं। 10 में से 6 गए 4, 14। देखना भाई, इसके फैक्टर बनाते हैं। 7 वन जा 7, 7 8 जा, और 18 को लिखेंगे 3 3 जा 9 2 जा 14 के फैक्टर, क्योंकि एच स्क्वायर है ना। 7 2 जा, चलो भाई देखना, पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का बना, 2 का बना, तो हाइट आ गई 7 1 3 और 1 2, 42 सेंटीमीटर हमारा 42। आंसर आ गया। ये देखिए, एग्जाम के अंदर दो ही पर्पज है, एक क्वेश्चन ठीक हो, दूसरा टाइम कम लगे। बस जिसके ये दोनों काम बढ़िया हो गए, उसका पेपर कभी खराब हो ही नहीं सकता। दिमाग में बिठा के रखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपसे ना हो, आपको आसपास उसके घूमना पड़ेगा अच्छे से। चलिए, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक कॉलम में है मार्क्स, और एक कॉलम में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 10, मिसिंग वैल्यू है x, ये 6 और ये 3। और क्वेश्चन के अंदर आपको मॉडल मार्क्स दे रखे हैं। मॉडल मार्क्स का मतलब जानते हो क्या होता है, मोड ही होता है। कहीं आप मॉडल मार्क्स को मॉडल साइज क्लास साइज समझ लो ना, मॉडल मार्क्स का मतलब आपको मोड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कह रहा है कि इस मिसिंग वैल्यू को निकालिए। अब क्या लिखेंगे, सिंस मॉडल मार्क्स क्वेश्चन में 45 है, तो कौन बच्चा बताएगा मॉडल क्लास क्या होगा। 40 to 60। हाँ, क्योंकि जिस बच्चे को ये बात पता है ना कि जो मीडियन होता है और जो मोड होता है, वो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के बीच में लाइज करता है, बीच में। तो बताइए 45 40 और 60 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका 40 to 60 अगर क्लास इंटरवल मॉडल क्लास हो गया, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 40, और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 20। ये देखिए, और जो जो मॉडल क्लास है उसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो गया f1, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी का नाम f0, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी का नाम f2। अब तो जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा वही इसकी कहानी को बढ़िया कर देगा। L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और मल्टीप्लाई का साइन इनटू h। मोड का फॉर्मूला, मुझे मिसिंग वैल्यू निकालनी है। मोड क्वेश्चन के अंदर 45 दिया हुआ है, लोअर लिमिट है 45। ये देखिए, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है।
F1 की जगह x और F0 की जगह 10 और अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 6 और क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 20। 45 में से ये वाला 40 माइनस होकर 5 बच गया, ऊपर x माइनस 10 ब्रैकेट के बाहर 20 और नीचे बच गया 2x माइनस बोलो कितना 16। ज्यादा कॉमन के चक्कर में काटने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो उठाकर। 10x माइनस का 80 और 20x माइनस का 200, तो ये बच गया 10x और सोच के देखो कितना बच गया प्लस का 120 और x का आंसर क्या आ गया 12 आ गया। जरा चेक करना इन सब में सबसे बड़ा नंबर 12 है कि नहीं है। देखो x का आंसर, तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम ही f1 होता है। ये देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए कोई बात कुछ पूछनी हो, कोई बात समझ में ना आई हो। मॉडल मार्क्स या मोड एक ही बात है, वो हमेशा मॉडल क्लास इंटरवल के बीच में लाइज करता है। तो हमारे पता चल गया कि अगर 45 हमारे आंसर है तो 40 और 60 के बीच में ये लाइज करेगा। ये वो मॉडल क्लास हो गया जिसके सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, नीचे f2, ऊपर f0। लोअर लिमिट तो बहुत सारी है लेकिन इसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लेनी है और इन्हीं के बीच का डिफरेंस h लेना है। कोई आपको बात कोई एंट्री समझ में ना आई हो पूछ लो, h क्या होता है, l क्या होता है। h क्लास साइज को बोलते हैं। आपको किसी भी और क्लास इंटरवल का साइज नहीं देखना, उसी का देखना है जिसको आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। समझ गए? पूछना कुछ? चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन है ऋतु वाज यंगर 5 years then when she really is, then square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? अब आप इस क्वेश्चन से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वैरायटी की कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब लेवल देख लीजिए चाहे वैरायटी देख लीजिए, दोनों चीजों को कंसीडर करके अब हमें आगे का काम करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट हर प्रेजेंट एज को क्या लेट कर लेंगे बताओ, एक्स। आइए क्वेश्चन का मीनिंग निकालते हैं कपूर साहब। जो उसकी रियल में इस समय एज है जब वो उससे 5 साल छोटी थी, आज उसकी रियल में एज कितनी है एक्स, वो जब उसमें 5 साल छोटी थी एक्स माइनस 5, देन स्क्वायर ऑफ हर एज, जब वो 5 साल छोटी थी उस एज का स्क्वायर क्या लिखा, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन माने क्या होगा मैथ्स में, इक्वल 11 मोर। लो भाई 11 मोर का मतलब प्लस 11, किससे 11 मोर, 5 टाइम द प्रेजेंट एज। ये लीजिए 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज। देख लो आप, जब वो 5 साल अपनी रियल एज से छोटी थी तो उसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x और 5x प्लस 11 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और 36, नहीं नहीं ये तो माइनस होगा ना, तो 14।
14. इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 15 लाने के लिए 14 और x को प्लस करेंगे। देखना फैक्टर ठीक बनाए। देखो प्लस करके 15 आना चाहिए, 14 प्लस 1 15 और मल्टीप्लाई करके 14x² आना चाहिए। तो x² माइनस का 14x, अंदर का साइन चेंज कर दिया, ये देखिए। आराम से देख लीजिए, फैक्टर बनाए। x कॉमन ले लिया, x माइनस 14, माइनस का 1 कॉमन है, एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। x के दो आंसर आ रहे हैं। अगर मैं x का आंसर 1 ईयर लेता हूं तो फिर 5 साल कैसे कम करूंगा? ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया? नॉट पॉसिबल हो गया। तो हमारा क्या आंसर फाइनल हुआ? 14। आइए चेक करते हैं ये आंसर सही है कि नहीं। जरा 14 में से 5 साल कम करो, 9 का स्क्वायर करो, 81। ठीक है, 14 5 जा 70 में 11 बढ़ा दो, 81। दोनों तरफ से हमारा आंसर एकदम गजब आ गया, एकदम चेक हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए, जिस इक्वेशन से रिजल्ट निकला उस इक्वेशन ने अगर आंसर को सेटिस्फाइड करा दिया तो इसका मतलब आपने दी हुई कंडीशन की इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनाई। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल 0। ये देखिए, तो सबसे बढ़िया रास्ता तो इसका यही है कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग इसका d निकाल दें। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac माइनस के 6p, 4 a की जगह 9, c की जगह p² माइनस q²। ये देखिए 36p² माइनस 36p² प्लस 36q²। ये देखिए अंदर हैंड टू हैंड आशीष बाबू हमने साइन भी चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया? 36q²। सिंस डी का आंसर 0 से बड़ा आया, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये कंडीशन बताने के बाद आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। पहले मैं माइनस का साइन लगा दिया, अब देखूंगा क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है, बताओ कितनी है? माइनस का 6p प्लस माइनस अंडर रूट डी का आंसर अभी अभी आपने निकाला 36q² और a कितना है? 9। तो चलिए कितना हो गया? 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 18, 6 ले लिया कॉमन, p प्लस माइनस q अपॉन 18। ये लीजिए दो आंसर आपके पास आ गए, एक आ गया p प्लस q अपॉन 3 और दूसरा आ गया p माइनस q अपॉन 3। जब तक इस तरह की वैरायटीज में आपका हाथ तेजी से नहीं चलेगा, अब पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इसके अंदर दिया हुआ है, फिर इसके बाद हम लोग अपने पेपर सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्पेरिकल शेल 3 and 5 centimeter is melted to recast in shape of solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find height and total surface area of cylinder. हाँ भाई, ये देखिए स्पेरिकल शेल कैसे बनता है, ऐसे बना दिया इसने स्पेरिकल शेल और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? अब जरा सोचकर देखिए, वो भी सॉलिड,
ये भी सॉलिड शेप में, ये नहीं कि ऐसे ही खोखलाओ। तो जब कोई एक फिगर दूसरी फिगर में कन्वर्ट कर दी जाती है तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो बताइए, स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके सॉलिड सिलेंडर बना दिया। ये बात एग्जामिनर को बताई कि आपने इसको मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया, तो आप क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, आस्था ने ये क्वेश्चन पूछा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हाँ भाई, जानते हो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस, हाँ, इनर वॉल्यूम। और ये होता है पाई R1 स्क्वायर H। देखो मैंने इसको नाम R1 ले लिया क्योंकि मैं दोनों रेडियस के सिंबल इसमें यूज करने वाला हूं। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, पाई R1 स्क्वायर H। चलिए 4/3 पाई मुझे साफ साफ कॉमन नजर आ रहा है, तो R क्यूब माइनस R क्यूब पाई R1 स्क्वायर H। एक बार आपने क्वेश्चन को सही शुरू कर दिया ना, तो आगे कैलकुलेशन भी आपकी हेल्प करेगी कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे जल्दी जल्दी होगा। पाई से पाई काट दो, ये बच गया हाँ भाई 4/3 कैपिटल R का आंसर है 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और इसका रेडियस है 7 × 7 क्योंकि डायमीटर 14 है और h हमें पता नहीं है। तो चलिए 4/3 125 माइनस 27 और 7 × 7 × h करो भाई माइनस, और 7 दोनों नीचे आ गए। 8/3 आ गया शायद, देखना भाई हाइट कितनी आ गई, 8/3। अब बच्चा सोच रहा था कि इतना ही पूछ लेता, आगे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, अब वो चारों तरफ देखेगा भाई किसको फॉर्मूला पता है, उसे तो पता नहीं। ये प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करता। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला होगा 2πr ब्रैकेट में h+r। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस था सिलेंडर का 7 और h आया 8/3 और इन +7, 7 से 7 कट गया 44, 28/3 एलसीएम ले लिया 29 आएगा। तो बस अब तो आपको मल्टीप्लाई करके 3 से काटना है, डेसिमल में आपका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा लिख लीजिएगा। टेंजेंट चैप्टर का ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आया हुआ है, देखिए। हाँ भाई, टेंजेंट चैप्टर का ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आया हुआ है, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या शो करना है, एंगल पी टी क्यू इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये सारी चीजें आपको ऐसी टिप्स पे याद होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी के। अच्छा ये क्वेश्चन है, लो भाई शुरू हो गए सॉल्यूशन, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स किसी भी वजह से इक्वल हो, तो बताइए उनके आमने सामने के एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाँ भाई स्वयं बाबू, इन ट्राइंगल टीपी क्यू, टीपी और टी क्यू आपस में इक्वल है। इसका रीजन आएगा टेंजेंट फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। तो टीपी के सामने का एंगल टीक्यू के सामने के एंगल के इक्वल हो गया। इसका रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो आपने क्या किया, ये जो दो एंगल इक्वल आए इनको थोड़ी देर के लिए आपने एक्स लेट कर लिया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आपके मोबाइल में अवेलेबल है। आपको तो क्या करना है, उस क्लास में जाकर उसे क्लिक करना है और देखो आपके सामने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमारी आवाज में बोलते हुए शुरू हो गया। और बैठ के कॉपी लो और उसका रिवीजन कर दो और इतना प्रैक्टिस कर दो उस क्वेश्चन की कि दोबारा वीडियो ना खोलनी पड़े। एग्जाम के दिन कितनी वीडियो खोलोगे, परेशान हो जाओगे, दिमाग सिर दर्द हो जाएगा आपका। इसलिए कॉपी पे आपका काम कंप्लीट होगा तो बार बार आपको वीडियो नहीं खोलनी पड़ेगी। आप सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे कंप्लीट रखो बढ़िया तरह, फर्स्ट क्लास। हाँ भाई, अब इसी ट्राइंगल का नाम चल रहा है और इस ट्राइंगल में इस समय 3 एंगल है, एक 1, दूसरा 2 और तीसरे का नाम मैंने पूरा लिख दिया PTQ। क्या होगा इन तीनों का सम? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसकी जगह भी x लिख दिया, इसकी जगह भी x लिख दिया। बताओ 2x प्लस एंगल PTQ की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 कर दिया और मैंने इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। अब ये देखिए, वी नो दैट रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ओपी लाइन टीपी पर परपेंडिकुलर हो गई। अगर आप ढंग से डायग्राम को देखें, ओपी रेडियस है और टीपी टेंजेंट है। तो कौन सा एंगल 90 का हो गया? ओपीटी 90 हो गया। ओपीटी के मैंने डायग्राम में 2 टुकड़े कर दिए। ये देखिए 2 + 3 90 हो गया। एंगल 2 का आंसर मैं एक्स सेलेक्ट करके चला था। ये देखो पूरी इक्वेशन को उठाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए 2x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल क्या? 180। देखिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के 2 फायदे हुए। पहला फायदा ये कि राइट साइड में 180 आ गया और यहां भी राइट साइड में क्या है? 180। ये देखो। और दूसरा फायदा ये हुआ कि OPQ के साथ 2 आ गया। मेरे आंसर में भी OPQ के साथ 2 है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इसलिए हम आपस में इक्वल रख रहे हैं क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड में आंसर लिखा हुआ है 180 डिग्री। ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल इसलिए हो गई, दोनों का आंसर 180 है। तो जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। आप देखो दोनों तरफ 2x से 2x कट गया। बताइए इस तरफ से क्या बचा? PTQ और इधर से बचा एंगल OPQ। दोनों ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर आए हैं। कपूर साहब एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको करा तो चुके हैं। देखो इसने 2 नंबर में आपसे कैसे पूछा, ये देखिए डायग्राम भी बना के दिया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम भी बनाकर दिया। कहा ये R है, ये 90 है, ये 2R है। एक तो ये पूछा कि इस एंगल की वैल्यू बताओ और ये पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। अगर आपको याद हो तो हमने आपको ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कराया था। इन ट्राइंगल OAP, हाँ भाई मैंने आपको बताया था OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। देखिए OP इस समय 2R दिया हुआ है। बताइए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो गया और इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया।
तो इसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो क्या लिखूं? OA अपॉन OP की वैल्यू साइन थीटा हो गई। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। R अपॉन 2R साइन थीटा, कट के 1/2 बच गया, और साइन में 1/2 साइन 30 पर आता है। देखिए टेंजेंट के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको कराए हुए हैं। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। जैसे थीटा 30 आया, सिमिलरली ऐसे एंगल फाइव भी कितने डिग्री आएगा? 30। तो कौन बच्चा बताएगा पूरा एंगल APB कितने डिग्री का हो गया? 30 + 30 60 डिग्री हो गया। अब ये तो पूरा एंगल 60 हो गया। अभी इन दोनों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो हमने ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट किया? APB। तो इन ट्रायंगल APB बताइए PA और PB में क्या रिलेशन है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। सो इनके आमने सामने के दोनों एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बताइए इन दोनों इक्वल एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लिया? x। तो 1 + 2 + एंगल APB, तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 180 डिग्री। x + x, और इसका आंसर आपने अभी अभी क्या निकाला? 60। तो 2x की वैल्यू 120 और x का आंसर कितना? 60। बताओ भाई, जब 1 और 2 भी 60 हैं और एंगल P भी कितने डिग्री का है? 60 का। कौन बताएगा? ट्राइंगल APB कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सही जवाब, APB ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। पहले भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये करा चुका हूं। इसकी ऑनलाइन और जूम की दोनों की वीडियो भी आपके पास है। टेंजेंट चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और हर चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, वो इस साल के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन उसका वो दिन सुखी हो जाएगा और आगे के लिए एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसकी आज की शुरू की रिकॉर्डिंग छूट गई, 1-2 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, तो कल फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपकी ये क्लास लेंगे, और आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। और NCERT के जितने भी बढ़िया और बड़े क्वेश्चन है ना, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे एग्जाम के दिन आपको टेंशन ना हो। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ठीक है, फिर क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हाँ बताइए। सर मेथड तो कोई भी हो सकता है ना? मेथड तो कोई भी हो, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। यस। ठीक है गौरी। यस सर।